यस बच्चों, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 10th रहता है, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं किया ना। हाँ 11 यस तक हो सर, गया एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो 11 तक सारे कर लिए। हाँ जी, 11 तक सारे कर लिए। नहीं 10th क्वेश्चन नहीं किया होगा यार। सर ये वही होमवर्क में नहीं था। वही कह रही हूँ। नहीं 10th क्वेश्चन होमवर्क में नहीं था, आपने कर लिया ना वन्या? मैं तो सर 12th तक कर लिया, इसलिए सर मेरे को लगा है। हाँ जी सर वही कह रही हूँ कि 11 सारे कर लिए। ठीक है, यस सर 12th तक कर लिया। चलिए कोई नहीं, मुझे 10th क्वेश्चन आप लोगों को समझाना है, सुनिए ध्यान से। A, B and C, Abhay, Babu and Charu are partners sharing profit in the ratio of, so equally, yani 1:1:1. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of the last 5. नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं बच्चों? 4, और एवरेज कितने ईयर्स का लेना है? 5 ईयर्स का। 5। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग, लिखो सर। हाँ, सॉल्यूशन 10, calculation of value of goodwill. Goodwill is equals to average profit multiplied by, क्या होगा? Number of years purchased. And number of year purchased are 4. ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़िए, आपको क्या गिवन है? एवरेज मुझे 5 इयर्स का लेना है। ऑन 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 2021 को a car for ₹1 lakh was purchased. एक कार खरीदी थी हमने, and was debited to traveling expense. जबकि कार डेबिट किस में होनी चाहिए थी? कार अकाउंट में। Whenever we purchase a car, तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम लोग? कार अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने क्या कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो कार को डेबिट नहीं किया। अगर आपने कार को डेबिट नहीं किया तो जो कार पे लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कार को डेबिट किया ही नहीं, तो कार का लेजर ही नहीं बना होगा, तो कार का बैलेंस भी नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ होगा। ठीक है, बल्कि आपने गलती से कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अगर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट किया तो क्या आपने अपना एक्सपेंस बुक किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। तो हमारी गलती क्या हुई? खरीदी थी कोई एसेट, जबकि बुक कर दिया कोई एक्सपेंस। ऐसा करने से मैंने अपना प्रॉफिट उतने रुपए से क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। गलती समझ में आ रही है? अब सर आप इस गलती को ठीक कैसे करेंगे? जो गलती से एक्सपेंस बुक हुआ था उसको रिवर्स करोगे, यानी कि जो प्रॉफिट कम हुआ था उसको बढ़ाएंगे और कार पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये बात समझ में आई या दोबारा बोलूं? देखो, एक वर्किंग नोट बनाइए सर मेरे साथ से।
और मुझे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। Yes, sir. तो लिखो कैलकुलेशन है एवरेज प्रॉफिट 2018, 19, 20, 21, ये 5 इयर्स आपको गिवन है। ठीक है, जो प्रॉफिट्स आपको गिवन होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, बुक प्रॉफिट्स। 150, 350, 5 lakh, 710, 590। और एडजस्टमेंट कौन से ईयर में है पहले तो यही बता दो मुझे आप। 2021 सर। 21 में करूं एडजस्टमेंट या 22 में? 22 में। चलो 22 में करेंगे। क्यों करेंगे? हाँ, 31 मार्च 22 वाला जो ईयर है वही 1 अप्रैल 2021 को शुरू होके 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ होगा। तो हमने क्या गलती करी सर, 1 लाख रुपए की कार परचेज करी थी, गलती से उसको हमने एक्सपेंस बुक कर दिया था। ठीक है, तो उसकी हेडिंग क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ, बोलो, एरर। हमने गलती क्या करी थी, 2022 में गलती से 1 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक किया था जबकि वो एक्सपेंस नहीं था। तो ऐड करूंगा। सर हाँ जी, सर 2022 में क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा ये 2022 का मतलब है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लिखा है 31 मार्च 22 को जो ईयर खत्म हुआ है, लिखा है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो जो 31 मार्च 22 को ईयर खत्म हुआ होगा, यही ईयर तो 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, और फिर क्या लगाना है अब बेटा, डेप्रीसिएशन। क्या 25%, कितना आएगा सर, 25,000 माइनस करेंगे। लवन्या क्वेश्चन कर लिया था आपने, लवन्या चंडेला? हाँ सर, पर मैंने 2021 में लिख दिया था ये, और और आंसर आंसर भी आ गया सेम, आपका। क्योंकि माइनस मतलब सेम, प्लस माइनस तो सेम ही है ना, पर अकाउंट ईयर दूसरे में लिख दिया था, पर करा यही था। अच्छा, वेरी गुड। चलो, सेकंड एडजस्टमेंट इसमें क्या है बेटा, 25% है ना डेप्रिसिएशन का रेट। 1 लाख की कार थी, उसका 25% 25,000। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट 10,000 रुपीज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, क्या करें बताओ, सब्ट्रैक्ट। सर माइनस। हाँ, क्योंकि अगर हमने कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो वो मेरी बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं होता। तो यहां से क्या करूंगा, करो जरा, लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है सर, कौन से ईयर में, 21 और 22? 22। तो 10,000 ये लो सर, माइनस माइनस, सर ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसका हमने क्या नाम दिया था, Adjusted profit. शाबाश। कैलकुलेशन पैड खरीद लिया आप सबने? Yes, sir. सर हाँ जी सर। सर इसमें डेप्रिसिएशन माइनस क्यों है?
डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पहले डेप्रिसिएशन को ट्रीट ही नहीं किया था, क्योंकि आपने कार को डेबिट ही नहीं किया। जब आपने एसेट ही नहीं डेबिट की तो आपने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा पहले। समझ गए बच्चे? यस सर। थैंक यू बोलो। ये हो गया 7 लाख। और ये कितना आएगा बच्चे? 22 का प्रॉफिट बताओ कितना आएगा? 5,25,000. नेगेटिव। Yes, sir. लो जी, अब आप निकालिए। Average profit for हाँ। 5 years. अब एवरेज प्रॉफिट में आप इन सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड। जल्दी कीजिए फटाफट। सर क्विक फास्ट। प्लस करके कितना आया बच्चों? 11,75,000. कितना? 11,75,000. 11,75,000 all divided by 5. 2,35,000. 430 लीजिए। 2,35,000. अच्छा हाँ सही। कितना? मैंने सर पहले डिवाइड वाली वैल्यू बोली। 435। 235. 230। सर सर 2,35,000. 2,35,000. ओके सॉरी बच्चे, गुस्सा नहीं करते। 2,35,000। लावण्या कह रही है सर 4 बार बोला, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं क्या करूं? लो जी, ये आंसर आ जाएगा। डन। गुडविल ही तो निकाली थी। सर 9,40,000 आया गुडविल। ओके बच्चे, 9,40,000. चलो नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए और देखिए बच्चों, इनकी एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं। आइए। सुमित परचेज्ड Amit's business on 1st April 22. Goodwill was decided to be valued at 2-year purchase of average normal profit of the last 4 years. 4 years. 4 सालों के। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 2। इसको यहां पे नहीं करेंगे, समझेंगे। 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए ध्यान से और मुझे बताइएगा क्या ट्रीटमेंट होगा। एबनॉर्मल लॉस पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे। क्या करोगे? Minus. शाबाश। क्या Add, करोगे? sir. प्लस। Add सर। माइनस ऑलरेडी हो रखा है, अब उसके इफेक्ट को नलीफाई करना है, तो क्या करके होगा? प्लस करके। सेकंड बताओ सर। Minus. एसेट, एक फिक्स एसेट बेचा। हाँ, ये क्या है? एबनॉर्मल गेन। ठीक है। गेन और प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? प्रॉफिट हमारा बिजनेस से निकलता है, गेन हमारा नॉन बिजनेस से निकलता है. ठीक है। प्रॉफिट जिसका अपन बिजनेस करते हैं, गेन जिसका अपन बिजनेस नहीं करते. नहीं करते। ठीक है। हाँ, in the year ended 31st March 21, assets of the firm were not insured due to oversight. Oversight का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज कर देना, ध्यान ना देना, जैसे तुमने 11th में किया है ना।
ओवरसाइट, नजरअंदाज। तो कहते हैं 31 मार्च 2021 वाले ईयर में हमने इंश्योरेंस नहीं कराया, ओवरसाइट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, उस ईयर में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक बिजनेस खर्चा है, तो क्या होगा? माइनस। माइनस कौन से ईयर में? 21 में। सर क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक है, डन। अरे सर गिफ्ट, चलो ये गिफ्ट है आप लोगों का। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो कंज के बाद में मिलती है, मैं पहले ही दे देता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कंज के लड़कियों को मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम याद करो बचपन में तुम लोग भी तो जाते थे, है ना? नहीं, हम तो बैठते थे भाई बचपन में, मेजोरिटी लड़कियों की होती थी, बट साथ में से शायद एक लड़का बिठाते हैं ना, ऐसा कुछ होता है? नहीं, चलो हाँ सर होता है। होता है। अब अपनी वैल्यू समझो ना लायक। चलो अगला जो टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वेटेड एवरेज हम लोग पहले ही निकालना सीख चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। आप सबने क्लास 11 तक स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10 तक इवन हम एक स्टैटिस्टिक्स की अलग से एनसीईआरटी में टॉपिक हुआ करते थे ना, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, मैथ्स की बात कर, मीन, मीडियन, मोड, ऐसा कुछ हम कैलकुलेट करते थे, एवरेज निकालते थे। वहीं पर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसका नाम होता था वेटेड एवरेज। मैं रिकॉल कराता हूं, आपको याद आ जाएगा। हम वेटेड एवरेज कैसे निकालते थे बच्चों? आपको देखिए, आपको ना ईयर गिवन होता था, ईयर 1, जैसे 2019, 2020, 2021, कुछ ईयर गिवन होते थे। ईयर के साथ आपको कुछ अमाउंट गिवन होता था, 1000, 2000, 3000, ऐसे कुछ, और आपसे बोलता था कैलकुलेट वेटेड एवरेज। तो आप क्या करते थे? थर्ड कॉलम में आप वेट्स लिखते थे। क्या लिखते थे? वेट्स। और वेट्स का सिंपल सा फंडा होता है कि जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है। तो हम वेट जनरली किससे शुरू करते थे? 1, 1, 2, 3, ऐसे हम वेट देते थे। और फिर आप क्या निकालते थे? प्रोडक्ट। बच्चे ऐसे देख रहे हैं सर आप कौन सी नासा की साइंस पढ़ा रहे हैं, तुम ये पढ़कर आ चुके हो। फिर वेट का टोटल करते थे। अच्छा तुम तो 10th वो वाले बच्चे हो ना जिसके पेपर ही नहीं हुए थे, तुम्हारा बैच वही है ना? तभी तुम्हारी शक्लें ऐसी हैं, मैं वही कहूँ। फिर आप वेटेड एवरेज निकालते थे, 14,000 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आंसर आता था। ठीक है, जो सिंपल एवरेज होता है ना बेटा, सिंपल एवरेज में हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट्स को प्लस किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और जब वेटेड एवरेज की बारी आती है, वेटेड एवरेज में हमारे पास जितने भी प्रॉफिट्स गिवन होते हैं हम उनको वेट्स देते हैं, और वेट किससे शुरू होते हैं? 1 से। तो हाईएस्ट वेट दिया जाता है लेटेस्ट ईयर को। जैसे आज हम 2022 में खड़े हैं, तो हम 22 को सबसे ज्यादा वेट देंगे, 21 को उससे कम। वेट मतलब इंपॉर्टेंस, तो जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। बात को समझ पा रहे हो? इस तरीके से हम लोग वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे क्वेश्चन में कैसे करना होगा। जनरली क्वेश्चन में आपको वेट्स गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन है तो हम 1 से अपना वेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग देखें। चलो लिखना चाहते हो तो लिख लो।
सर मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, एक आप करेंगे एक मैं करूंगा, ठीक है। आइए रीड आउट करते हैं। Mr. Raman and Daman are partner sharing profit in the ratio of 60:40। क्या मैं 60:40 को 6:4 भी बोल सकता हूँ? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। For the last 4 years, they have been getting annual salary, ठीक है, वो लास्ट 4 सालों से एनुअल सैलरी लेते हैं 50,000 एंड 40,000, ठीक है। 50,000 रुपए रमन को सैलरी मिलती है और 40,000 दमन को सैलरी मिलती है। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी। कहते हैं कि कुछ 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन वो पार्टनर की सैलरी माइनस करने से पहले। अभी हमने पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं की। सर बताइए, पार्टनर की सैलरी एक बिजनेस एक्सपेंस है या नहीं है? भाई जो काम करता है उसकी तनख्वाह इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, तो इन प्रॉफिट्स में से वो माइनस होना चाहिए था, लेकिन उसने माइनस नहीं किया, तो अपन कर लेंगे। आइए, ऑन 1 अप्रैल को दे हैव एडमिटेड जीनो, ठीक है, टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। जीनो को एडमिट किया गया किस कंडीशन पे कि हम तेरे को कोई सैलरी नहीं देंगे, 1/4 शेयर देंगे बस, ठीक है जी। गुडविल, मुद्दे की बात, गुडविल को वैल्यू करना है एट 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 4 ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो 3 सालों का वेटेड एवरेज लेना है और 2 ईयर हमें नहीं, 4 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको देखो वेट्स गिवन है, प्रॉफिट्स टू बी वेटेड 1, 2 एंड 3। ये जो आगे की लाइन लिखी है, अगर ये नहीं भी लिखी होती हम तब भी ऐसा ही करते हैं। क्या लिखा? द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट, और यही हमने पढ़ा कि हाईएस्ट वेट हमेशा लेटेस्ट ईयर को देते हैं, ठीक है सर। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला बताओ। अब यहाँ पे एवरेज लिखना सही, वेटेड एवरेज और ये है बेटा 4। क्या वर्किंग नोट बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बनेगा, बनाओ। हाँ बिल्कुल सर, ये मैं ऐसे थोड़ी ना बनवा रहा हूँ। हाँ हाँ वेटेड लिख लो। आपको ईयर्स गिवन है 31 मार्च 2021 22। सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट्स गिवन है, कितने?
एक 40, एक 1 और एक 30। अब करना है क्या, क्या माइनस करें, सैलरी। सर कितनी सैलरी माइनस होगी, 90,000। ठीक है, माइनस करो। यार ये कितना हो जाएगा, 21, नहीं 11,000, और ये 40। अब क्या करना है ना, गलत बात, मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। 1 2 3, यही पढ़ा है ना हमने। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट। 50, 22, 120। अब निकाल दीजिए वेटेड एवरेज। 50 प्लस 22 प्लस 120 कितना आ जाएगा बच्चों, 1,01,000। आंसर बता रहे हो, 192,000. होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूंगा, 1 6. प्लस 2 प्लस 3। सर आंसर बताइए इसको सॉल्व करके। ये आप लोगों को यहाँ क्लियर नजर आता है ना, दिक्कत तो नहीं होती। ये आंसर बताइए कितना, 32, and this 32 will be posted over here. 128, 1,28,000 will be the amount of goodwill. Next is super profit method. As per this method, the value of goodwill will be, लिखो सर, equal to super profit multiplied by number of years purchased। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हम लोग जानते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, संचित आपका, शुभम बताइए। क्या क्या एंजॉय, अच्छा मैं तेरे बिजनेस की गुडविल कैसे एंजॉय कर लूंगा, देखो बच्चों, अब नाउ नेक्स्ट thing which comes into your mind, sir what is the meaning of super profit। number of year purchase तो हम सबको पता है, सुपर प्रॉफिट तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये मेरा फॉर्मूला है। क्या मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है? यस, मैंने अभी सीखा जो फर्स्ट फॉर्मूले में। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड। लिखो सर, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड multiplied by normal rate of return। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम NRR बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। अब पहले इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करना कि सुपर प्रॉफिट कहते किसको है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। सपोज ये एक इंडस्ट्री है, किस चीज की इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। चलो, ये एक मोबाइल इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? जिसमें बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर क्या करते होंगे काम, कोई छोटे स्केल पे, कोई बड़े स्केल पे, है ना। बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर आर वर्किंग। क्या हर आदमी का एवरेज प्रॉफिट अलग अलग होगा? बिल्कुल होगा भाई। हो सकता है कि मिस्टर ए कुछ और प्रॉफिट कमाते हो, बी का कुछ और होगा, सी डी ई एफ जी एच, हर आदमी का अलग अलग प्रॉफिट होगा। क्या हर इंडस्ट्री का एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है? होता है। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिए। देखो, कोशिश करनी है कि 12th में अपन ने रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। समझ में आएगा 2 दिन बाद तो 2 दिन लगाएंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़िए। क्या मोबाइल इंडस्ट्री का एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? होगा। जैसे आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो भाई हर आदमी कुछ ऐसा होगा ना कि हर आदमी एटलीस्ट इतना तो कमा लेता होगा। एक्चुअल में डिफरेंट हो सकता है, बट हर आदमी इतना तो पैसा कमा लेगा। एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है, मे बी 2%, मे बी 5%, मे बी 8%, मे बी 10%। उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि नॉर्मली उस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर आदमी उतना पैसा तो मिनिमम कमाता है, एक्चुअल उसका अलग हो सकता है, ठीक है। अब मिनिमम कमाता है, मान लेते हैं मोबाइल इंडस्ट्री का मिनिमम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं वो 10% तो पैसे कमाते ही कमाते हैं। एक्चुअल हो सकता है कोई 15 कमाता हो, कोई 12, कोई 18, कोई 20। अब 10% किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का, जितना पैसा जिसने लगाया हुआ है। अगर मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो 10,000 तो मिनिमम कमाता ही होगा। सिमिलरली बी, सिमिलरली सी, सिमिलरली डी। मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। दिस रेट, दिस 10% इज नोन एज NRR, ठीक है। जैसे आप लोग सपोज करो, बच्चे पूछते हैं सर ये वाला कोर्स करने पे मिनिमम कितने की जॉब लग जाती है? ऐसा आजकल क्वेश्चन आता है। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे तो दिमाग में ही नहीं होता था ये, सच बता रहा हूँ।
हमारा जितना भी ग्रुप होता था उसमें से कोई ये तो सोचता ही नहीं था कि भैया कमाना कितना है, ऐसा तो हम सोचते ही नहीं थे। तो आजकल बच्चा पूछता है सर जॉब कितने की लगेगी मिनिमम, तो मतलब नॉर्मल कितने की जॉब मिल जाएगी, एक्चुअल कितने की मिलेगी, डेट इज डिफरेंट। फिर टीचर भी आपको जवाब देता है यार मिनिमम तेरे को इतने रुपए की तो जॉब मिल ही जाए, ऐसा होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जिसने जितना पैसा लगाया वो उस पर उतना एनआरआर कमा लेता है, और एक्चुअल डिफरेंट होता है। एक्चुअल और नॉर्मल में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे नॉर्मल 10,000 है, एक्चुअल मैंने 12,000 कमाए, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है सर। इसीलिए यहां पे फॉर्मूला क्या बना, एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है। तो नॉर्मल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। अब मुझे क्या निकालना सीखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो देखो सर कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आइए। कैपिटल एम्प्लॉयड दो पार्ट होते हैं। आप बिजनेस में कितने तरीके का पैसा इन्वेस्ट करते हो, दो तरीके का, एक फिक्स्ड, एक होता है ओनर्स कैपिटल। एक अपना पैसा और एक मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। और होता है एक होता है ओन फंड, ओनर्स फंड, ओन फंड लिखते हैं, हाँ ओनर्स लिख देते हैं, चलो ओनर्स फंड। और एक होता है बोरोड। बोरो। तीसरे टाइप का होता है नहीं। एक बच्चा कहता है सर चोरी किया हुआ, तो मैंने कहा नलायक। या तो आप अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फिर हम बैंक से लोन लेकर या किसी से उधार लेके पैसा स्टार्ट करते हैं। जब मैं अपना पैसा बिजनेस में लगाता हूं तो अपना पैसा ओनर्स फंड के कितने कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और माइनस लॉसेस। भाई बिजनेस में जितने प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल का ही तो पार्ट होता है, और बिजनेस में से जितने लॉसेस होते हैं वो कैपिटल से ही तो डिडक्ट होते हैं। तो ओनर्स फंड कैसे आता है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, यही होता है बच्चों। सर जो बोरोड फंड होता है क्या फर्दर उसकी भी कोई कैटेगरी होती है, हाँ सर होती है। कौन सी, सर आपको पता है हमें नहीं आता। एक है लॉन्ग टर्म, एक है, भाई या तो हमने पैसा कुछ समय के लिए लिया होगा, या फिर हमने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा। अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बाइफरकेट करने का बेसिस क्या होता है, 12 मंथ। अगर हमने 12 मंथ्स के लिए पैसे लिए हैं तो हम उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, और अगर मोर देन 12 मंथ्स के लिए पैसा लिया गया है तो हम उसको नॉन करंट लायबिलिटी। तो पैसे भी या तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए होंगे या फिर हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिए होंगे। अगर मैं आप लोगों से एग्जांपल पूछूं लॉन्ग टर्म का, तो आप मुझे क्या एग्जांपल देना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म
बैंक लोन, डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिबेंचर्स। और शॉर्ट टर्म का अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो क्या होता है सर? बताओ बताओ। हाँ जी, क्रेडिटर, वर्किंग का बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, यही होता है ना शॉर्ट टर्म, ठीक है। हैं? तो क्रेडिटर और ट्रेड क्रेडिटर में फर्क क्या होता है? सेम होते हैं बच्चे। शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम क्या होता है? करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट। चलो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। बात को सुनिएगा, आप मिस्टर एक्स से सामान उधार लेते हैं तो क्रेडिटर ज्यादा से ज्यादा हमें कितना टाइम देता है बेटा? 7 days, 15 days, 1 month। ऐसा तो नहीं है वो कहता है रख ले भाई तू आराम से पैसे दिए, नहीं, एक कुछ लिमिटेड पीरियड हमें देता है वो। क्रेडिट वर्थीनेस पे ही तो आपको क्रेडिट मिल गया, और वो क्रेडिट ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई तू 10 महीने बाद पैसे दे दिए। आप मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो, ठीक है, मैं आपसे सामान खरीद रहा हूँ, आपने मुझे दे दिया, मैं 10 महीने बाद पैसे दूं चलेगा? फिर तू बिजनेस क्या करेगा? नहीं। कहने का मतलब जो क्रेडिटर है वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको सामान उधार देता है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ठीक है। चलो, हमने उसके पैसे नहीं दिए, ठीक है। वो आपकी दुकान के आगे खड़ा होके, बिजनेसमैन मतलब आपके ऑफिस के बाहर खड़ा होके कहता है कि मेरे पैसों से तेरा बिजनेस चलता है, पैसे दे, मेरे पैसों से तेरा बिजनेस चलता है। तो तुम क्या उसको अंदर बिठा के चाय पानी पिला के ठंडा करोगे, या उसको कहोगे कितने पैसे तेरे, पकड़ और जा? भाई क्रेडिटर से ज्यादा कितने का सामान उधार ले लिया होगा? क्या क्रेडिटर के पैसों से हमारा बिजनेस चलता है? नहीं। और वहीं आपने एक बैंक लोन लिया था HDFC वाले से, उसकी एक किश्त बाउंस हो गई, वो आया, तो क्या आदमी उससे झगड़ता है या पहले उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है? क्यों पिलाता है? क्योंकि भाई उसके पैसे से ही मेरा बिजनेस चल रहा है। तो जो भी मैं लॉन्ग टर्म फंड होते हैं वो मैं ज्यादा क्वांटिटी में लेता हूं, शॉर्ट टर्म मेरे को उतना ज्यादा नहीं मिलता। कहने का मतलब हम कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कवर करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को कवर नहीं करते। तो मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बना ओनर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जितना पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है। और कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म फाइनेंस मेरे बिजनेस की कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। सर मेरी बात समझ में आ रही है? रट्टा नहीं लगाना है प्लीज, ठीक है। तो यहां से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने क्या फॉर्मूला निकाल दिया? ओनर्स प्लस मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसको हम लिख सकते हैं ओनर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है जो बैलेंस शीट अप्रोच से निकलता है, वो एक बार लिख लीजिए। वो होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ये फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा।
आई होप कि सुपर प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आया हो। बेटा मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, कोई भी चीज रटनी नहीं है। बस आप 10 बार लॉजिक पूछो, आई विल एक्सप्लेन यू।